अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, अन्नदाता में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। टमाटर की फसल में कैसे करें समन्वित कीट प्रबंधन। अनार के बाग में पहली तोड़ाई से ली अच्छी आय, एक सफल किसान से मुलाकात। पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। प्रदेश के बहुत से किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन कई बार टमाटर की फसल में कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिनके नियंत्रण के लिए अधिकतर किसान रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन रासायनिक दवाओं के प्रयोग के बिना भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके प्रयोग से वो इन कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से उपाय हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SN तिवारी। किसान भाइयों, टमाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है और हमारे प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में बहुत बड़े एरिया में इसकी खेती की जाती है। लेकिन देखा यह गया है कि किसान भाई कुछ छोटी छोटी गलतियां करते जाते हैं, जिनकी वजह से टमाटर के खेतों में कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और उसके नियंत्रण के लिए किसानों को इतना ज़्यादा दवाओं का प्रयोग करना होता है कि बाद में उस दवा से भी, किसी भी दवा के प्रयोग से वो कीड़े मकोड़े कंट्रोल यानी नियंत्रित में नहीं होते हैं और आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारा वातावरण भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। जब आप उस टमाटर को तोड़ करके, दवा छिड़कने के तुरंत बाद तोड़ करके आप बाज़ार में बेचने जाते हो तो उस टमाटर को खाने वाले उपभोक्ता भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए टमाटर के खेती करने वाले किसानों को 2-3 मुख्य बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक तो सबसे मुख्य बात यह है कि किसी भी एक खेत में टमाटर और सोलेनेसी कुल की अन्य फसलें जैसे बैगन हो गया, मिर्चा हो गया, इसकी खेती लगातार नहीं करनी चाहिए। अगर सोलेनेसी कुल के पौधे टमाटर, बैगन, मिर्च, आलू किसी खेत में इसकी बार बार लगातार खेती करेंगे तो इसके ज़मीन में इस प्रकार के विषाणु या जीवाणु यानी फंजाई वगैरह सब जमा हो जाएंगे कि कुछ दिनों के बाद ये सब पौधे आपको सूखने लगेंगे। भले प्रारंभिक अवस्था में हो या फल लगने की अवस्था में हो या फूल लगने की अवस्था में है, बहुत ज़्यादा संख्या में आपके पौधे सूख जाएंगे और आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि किसी एक क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में किसान भाई टमाटर न लगाएं। आपस में राय मशवरा करके बारी बारी से अलग अलग वर्षों में अलग अलग किसान टमाटर लगाएं ताकि आपके इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, विविधता बनी रहेगी। अगर आपके क्षेत्र में विविधता रहेगी, विभिन्न प्रकार की फसलें होंगी तो आपके टमाटर के खेतों में कीड़ों मकोड़ों की समस्या कम होगी। दूसरी बात, आप क्रॉप रोटेशन को अवश्य अपनाएं। मैंने टमाटर के बाद फिर दोबारा टमाटर, बैगन या मिर्च न लगाएं, कुछ अन्य फसलें भी ले लें ताकि रोग पैदा करने वाले जीवाणु आपके खेतों में ज़्यादा पैदा न हो। तीसरी बात यह है कि जब कभी भी टमाटर की खेती आप करते हैं और जब आपके फल ग्रसित हो जाते हैं तो देखा गया है कि उन फलों की तोड़ाई करने के बाद अच्छे फल तो आप बाज़ार में बेच देते हैं, लेकिन जो कीट ग्रसित टमाटर हैं उसको आप खेत के किनारे ही ऐसे ही फेंक देते हैं, नालियों में या गड्ढों में या कहीं भी आप खेत के किनारे ऐसे ही फेंक देते हैं और इन सड़े गले टमाटरों के अंदर ही
कीटों का जीवन चक्र चलता रहता है और वहीं से नए नए कीट पैदा होकर के आपके खेतों में जा कर के अंडा देते रहते हैं। फिर उनका कई जीवन चक्र चलता रहता है और आपकी गलती की वजह से ही इन कीटों को ऐसा अवसर मिल जाता है कि आपके खेत में ही कई बार जीवन चक्र चलाकर आपके खेतों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा दें और उनके नियंत्रण को करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की दवाओं का प्रयोग करना पड़े। तो मुख्य बात से आपको इस बात की ध्यान रखनी चाहिए कि जब कभी भी अगर आपके खेत में, टमाटर खेत में कोई कीड़ा लगता है तो जिस भाग में कीड़ा लगा हो, फल हो, उसको आप तोड़ करके कीट ग्रसित फल को आप जमीन के अंदर दबा दीजिए या उसे नष्ट कर दीजिए। खेत के पास बिल्कुल मत भेजिए। या पत्तियों में कोई रोग लगा हो या कोई कीड़े लगे हों, उन पत्तियों को भी तोड़ करके, काट करके, उनको सुखा करके जला दीजिए। चौथी बात यह है कि जब आप टमाटर की फसल लगा रहे हों तो टमाटर के साथ साथ जो गेंदा होता है, अफ्रीकन गोल्ड या आपके क्षेत्र में जो भी गेंदा पाया जाता है, गेंदे की भी 1 या 2 लाइन लगा दें। टमाटर की फसल में फल बेधक का प्रकोप लगभग हर वर्ष होता है, हर एक खेत में होता है और इस फल बेधक के प्रकोप से फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो फल बेधक को नियंत्रित करने के लिए या उनकी संख्या को कम करने के लिए अगर आप टमाटर के साथ साथ गेंदा भी 1 या 2 लाइन में लगा लेंगे तो टमाटर का फल बेधक है, उसका एक प्रिय भोजन गेंदा भी है। तो इसकी जो सुनियाँ हैं वो टमाटर को छोड़ करके गेंदे के ऊपर आकर के उसको खाना प्रारंभ करेंगी। फिर गेंदे के ऊपर छिड़काव करके आप उन सुनियों को मार सकते हैं। इसके लिए आपको टमाटर के ऊपर कोई छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आगे भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के कुछ जिलों में अनार की बागवानी की गई है और यहाँ के किसान अनार के बागों से गुणवत्ता युक्त फलों का अधिक उत्पादन लेकर के अच्छी आय भी प्राप्त कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश रतलाम जिले के तितरी गांव के युवा किसान मनीष पाटीदार से, जिन्होंने उन्नत तकनीक से अनार का बाग लगा करके फलों की प्रथम फलत लेकर के अच्छा मुनाफा कमाया है। तो क्या है इनकी सफलता का राज, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। आप ये जो बगीचा देख रहे हैं ये हमने सन 2013 में लगाया था और अभी सन 15-16 में इसकी हमने पहली क्रॉप ली है। अनार के बाग से प्रथम तुड़ाई में गुणवत्ता युक्त फलों से अच्छी आय लेने के लिए इन्होंने बाग की स्थापना कब और किस तरह से की, आइए जानते हैं उन्हीं से। अनार लगाने से पहले हमने इसकी जो प्रिपरेशन की उसमें यह किया कि 1600 पौधे इसमें लगाएं, जिसके लिए हमने 12 बाय 9 पे इसकी प्लानिंग की और 9 फीट पे पौधे से पौधे की दूरी और 12 फीट पे कतार से कतार की दूरी थी। उसके बाद हर 9 फीट पे हमने 2 बाय 2 का गड्ढा खोदा, उसमें 20 किलो गोबर की खाद डाली, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट डाला। उसके बाद उस गड्ढे को बूर कर हमने ड्रिप बिछाई और एक दिन ड्रिप चलाने के बाद दूसरे दिन हमने इसमें प्लांटेशन किया। अनार के पौधों को रोपित करने के बाद 2 साल तक इन्होंने बाग में पौधों की कटाई छटाई का कार्य किस तरह किया, आइए जानते हैं उन्हीं से। प्लांटेशन के बाद समय समय पर इसकी कटाई छटाई करते रहे, जिसमें हर 2 फीट की हाइट पर इसमें हम टॉपिंग करते रहे, जिससे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो अधिक संख्या में हमको उपलब्ध होने लगी। फर्स्ट कटिंग हमने इसकी अप्रैल 2014 में की, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कैनोपी मैनेजमेंट की कटिंग थी, जिसमें हमने यह डिसाइड किया कि हमको एक पौधे पर कितनी कैनोपी रखनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमने उसमें कटाई छटाई की। जब पौधे की विकास अवस्था होती है तो अब भी उसमें कई बार फल आ जाते हैं, तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए तो
कम से कम पौधा जब तक 18 महीने का नहीं हो जाता तब तक उसमें एक भी फूल या एक भी फल जो है वो रहने नहीं देना चाहिए। तो हमने भी यही किया। हमने जब पौधे की विकास अवस्था चल रही थी तब जो फ्लावर आ रहे थे उस सबको हमने तुड़वा के और फेंकवाया, जिससे कि वो पौधे की शक्ति जो है उस फल में नहीं गई और वो डालियों में और कैनोपी में गई, जिससे कि पौधे का अच्छी तरह से विकास हो सका। अनार की प्रथम फलन लेने के लिए बाग में सिंचाई व उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ अनार के पौधों को क्षति पहुंचाने वाले कीट व रोगों का नियंत्रण किस तरह से किया, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। उसके बाद समय समय पर इस पे खाद पानी देते रहे और पौधे की बढ़वार जो है चलाते रहे। बेसिकली अनार में हमारे पास साल में 3 विकल्प रहते हैं कि 3 बार हम क्रॉप ले सकते हैं। 3 में से हमको एक विकल्प को जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। मृग बहार जो रहता है वो बारिश की सीज़न में आता है, हस्त बहार जो है वो सितंबर अक्टूबर में आता है और अम्बे बहार जो है वो फरवरी में आता है। तो मृग बहार में जो है बारिश होती है चूँकि, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, तो अनार काफ़ी मात्रा में सड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम वो बहार नहीं लेते हैं। और अम्बे बहार में जो है गर्मी में पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे यहाँ जो है पानी की काफ़ी कमी है, तो वो क्रॉप भी हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम इसमें हस्त बहार की फसल लेते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये पहली फसल है हस्त बहार की। इसमें हमने सितंबर में पानगल किया था। पानगल करने के बाद जो नई फुटान आई थी उसमें समय समय पर 05234 का स्प्रे और थ्रिप्स से बचाने के लिए स्प्रे करते रहे। उसके बाद उसमें तकरीबन पानगल करने के 22-23 दिन बाद उसमें फ्लावरिंग दिखनी चालू हुई। फ्लावरिंग में 2 तरह की होती है, एक नर फूल आते हैं और एक मादा फूल आती है। तो जो नर फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं और जो मादा फूल रहती है वो अनार बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अनार उस पर टिक पाए उसके लिए हमने अच्छा फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट किया और समय समय पर जो है पेस्ट मैनेजमेंट किया। तो उसके बाद अनार सेट हो गया। फ्रूट सेट होने के बाद नियमित जो खाद है उसमें 1261 चलाया, उसके बाद हमने 05234 चलाया, उसके बाद 13045 चलाया, उसके बाद 0050 चलाया। और आज जब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई उसके बाद उसकी देखरेख करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मार्केट में एकदम साफ अनार की डिमांड होती है जिसमें ना तो कोई दाग हो ना कुछ हो, तो उसके लिए हमको सारे फंगस कंट्रोल करना ज़रूरी रहता है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि अनार के ही कांटे कहीं उस फल में ना चुभ जाए, तो जिसकी वजह से दाग पड़ जाए। तो उसके लिए हमने उसमें अनार के आसपास के जितने भी कांटे थे उन सब की सफाई करवाई। फंगल इन्फेक्शन से रोकने के लिए हमने उसमें समय समय पर फंगीसाइड का स्प्रे किया। उसके अलावा इस पे फल पे जो है थ्रिप्स के रेगे पड़ जाते हैं, थ्रिप्स के निशान पड़ जाते हैं और माहू रस चूस लेते हैं तो उसके भी निशान पड़ जाते हैं। तो उसके लिए भी थ्रिप्स का और जो माहू कीट है उसका कंट्रोल किया। से हमने इसमें जो है समय समय पर सिंचाई व्यवस्था और समय समय पर फर्टिगेशन और जो कीट प्रबंधन है वो किया और हस्त बहार की एक अच्छी फसल प्राप्त की। अनार का बाग लगाने से लेकर प्रथम तुड़ाई तक इनको मिलने वाले लाभ की बात करें तो इन्होंने आय व्यय के बारे में कुछ इस प्रकार से बताया। अनार की खेती में अगर लागत की हम बात करें तो लागत नर्सरी से चालू होती है। नर्सरी में जब पौधे खरीदते हैं उसकी लागत प्लस अपन खेत की तैयारी करते हैं उसकी लागत और फिर समय समय पर उसकी कटाई छटाई और जो पेस्टिसाइड्स के स्प्रे और जो उसकी लागत मिला के और जब तक हमारी पहली क्रॉप आती है तब तक की लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति बीघे की लागत हो जाती है। और हमारा चूँकि 8 बीघे का एरिया है तो लगभग 4 लाख रुपए की लागत हमारी पहली क्रॉप आने से पहले लग चुकी है। उत्पादन की हम बात करें तो हमें इसमें लगभग पर पौधे में 18 से 20 किलो उत्पादन का अनुमान है। अभी जो है हम उसमें से 737 बॉक्स बेच चुके हैं जिससे कि हमें 4,27,000 रुपये की जो है इनकम हो चुकी है। तो हमारा जो लागत है वो तो हम क्रॉस कर चुके हैं और अभी जितनी फसल बची हुई है उससे तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की और प्राप्ति हो जाएगी। तो तकरीबन 5 लाख रुपए के बीच में हमें इस साल प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस साल हम जो है अपना हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं और अगले साल जो है इस पौधे पर उत्पादन 2-3
साल तक और बढ़ेगा। जैसे इस साल 20 किलो उत्पादन आया है, अगले साल 27-28 किलो तक आएगा और उसके बाद जो है 35 से 40 किलो तक जाएगा और उसके बाद 35 से 40 किलो पर जो है कांस्टेंट बना रहेगा। तो हमें यही उम्मीद है कि आगे आने वाले वर्षों में हमें और अधिक उत्पादन और अधिक प्रॉफिट जो है होने की संभावना है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख कर लेते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में गत दिनों अच्छी बारिश हुई है तथा आगे आने वाले दिनों में भी संभावित अच्छी बारिश होने के मद्देनजर पिछली फसल की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में पर्याप्त नमी हो जाएगी। अतः सलाह दी जाती है कि किसान भाई इन खाली खेतों की जुताई करें। साथ ही जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं तथा यदि वे मक्का की फसल को हरे भुट्टों के रूप में बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस सप्ताह के संभावित अनुकूल मौसम का लाभ उठाकर मक्का की बुआई हेतु दोमट से बलुई दोमट मिट्टी वाले ऐसे खेतों का चयन करें जिनमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। खेत की पलाव चलाकर गहरी जुताई करें जिससे कि पिछली फसल के अवशेष, खरपतवार आदि नष्ट हो जाएं। फिर 2 बार हैरो चलाकर जुताई करें। खेत की मेड़बंदी कर कम बारिश होने की दशा में पलेवा करें। फिर ओट आने पर जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी एवं समतल कर लें। बुआई के समय मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक दें, लेकिन किसी कारणवश यदि मिट्टी की जांच न करवा पाए हों तब 35 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से आखिरी जुताई पर मिट्टी में मिला दें। बुआई हेतु मक्का की संकर किस्मों जैसे गंगा 2 या गंगा 5 तथा संकुल किस्मों में नवीन, श्वेता, तरुण, कंचन, सूर्या, अमर, गौरव आदि में से ही किसी प्रजाति का चुनाव करें। संकर किस्मों के बीज की मात्रा 8 किलोग्राम प्रति एकड़ एवं कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर तथा संकुल किस्मों के बीज की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा कतारों के बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। ध्यान रखें कि बीज के अच्छे जमाव हेतु खेत में उपयुक्त नमी होना बहुत आवश्यक है। बीज के अंकुरण से पूर्व खरपतवार नियंत्रण हेतु 500 ग्राम एट्राजिन शाकनाशी का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से बुआई के 24 से 48 घंटे के अंदर ही खेत में समान रूप से छिड़काव कर दें। गन्ने की देर से बोई नौलख फसल अथवा देर से कटी नौलख फसल की पीढ़ी यदि 60 दिनों की हो गई हो तब नत्रजन की पूर्ति हेतु जिन किसान भाइयों ने अभी तक यूरिया का बुरकाव न किया हो वे गन्ने की फसल में इस सप्ताह 50 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से पंक्तियों के बीच में डालें। संभावित बारिश के मद्देनजर सिंचाई न करें। ओट आने पर मजदूरों द्वारा कुदाल अथवा ट्रैक्टर द्वारा चालित कल्टीवेटर की सहायता से पंक्तियों में गुड़ाई कर दें। इससे खरपतवार नियंत्रित होंगे तथा झुंडों पर मिट्टी चढ़ जाने से नए कल्लों की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही वायु एवं मृदा तापमानों का सही रूप से संचालन होने से फसल की अच्छी बढ़वार होगी। ऐसे मौसम में गन्ने की नौलख फसल में सूट बोरर कीट के लगने की संभावना है। ये कीट गन्ने की कोथ में घुसकर उसे काट देते हैं जिससे बीज की पत्ती
सूख जाती है और आसानी से खिंच जाती है। अतः खेत में घूमकर देख लें, यदि प्रकोप 10% से अधिक दिखाई दे तब कोराजन 20 SC नामक कीटनाशी की 150 मिलीलीटर मात्रा का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों की जड़ों के पास छिड़काव करें। संभावित बारिश के मद्देनजर गन्ने की फसल में सिंचाई न करें। आगामी खरीफ मौसम में फसलों की भरपूर पैदावार लेने हेतु रबी फसलों की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में गहरी जुताई करें। खेतों की मिट्टी की जांच कराने हेतु उचित विधि द्वारा मिट्टी के नमूने एकत्र करके आधा किलोग्राम मिट्टी का नमूना लेकर उस पर खेत का नाम, आगे बोई जाने वाली फसल का नाम लिखकर नजदीकी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाएं, जिससे मृदा का परीक्षण समय से किया जा सके व परीक्षण की रिपोर्ट समय से मिल सके। लीची की अगेती किस्मों के फल पीले पड़ने प्रारंभ हो गए हैं, अतः आगे आने वाले दिनों में तापमानों में संभावित गिरावट के मद्देनजर फलों में गुदे के आकार एवं स्वाद में वृद्धि हेतु हल्की बारिश के कारण किसान भाई लीची के फल वाले पेड़ों पर पानी का छिड़काव न करें। बारिश से फल न सिकुड़ने तथा न ही क्षतिग्रस्त होंगे। आम के फलों में ऐसे मौसम में ऊतक क्षय रोग लग सकता है, जिससे फल काले होकर सिकुड़ जाने से फल का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। अतः फल सुरक्षा हेतु 8 ग्राम सुहागे का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों के ऊपर छिड़काव करें। संभावित हल्की बारिश के मद्देनजर बैंगन, टमाटर, भिंडी, मिर्च एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसलों में सिंचाई न करें। ऐसे मौसम में सब्जी की इन फसलों में पत्ती काटने वाले कीटों का प्रकोप हो सकता है, जिससे पौधों की बढ़वार रुक सकती है तथा अधिक प्रभाव होने पर पौधे मर भी सकते हैं, जिससे सब्जी का उत्पादन घट जाता है। अतः इन कीटों का प्रकोप दिखाई देते ही फसल सुरक्षा हेतु मौसम साफ होते ही केलिस कार्बोरिल कीटनाशी का 0.2% घोल बनाकर छिड़काव करें। ऐसे मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी चूड़िल आसिता अर्थात पाउडरी मिल्लू रोग लग सकता है। अतः प्रकोप दिखाई देते ही सल्फेक्स नामक फफूंदनाशी की 2 ग्राम मात्रा तथा मृदु रोमिल आसिता अर्थात डाउनी मिल्यू रोग के लक्षण दिखाई देने पर इंडोफिल M45 नामक फफूंदनाशी की 2.5 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर प्रभावित पौधों पर छिड़काव करें। संभावित हल्की बारिश के मद्देनजर किसान भाई प्याज की तैयार फसल की खुदाई करें। विशेष ध्यान रखें कि खुदाई के तुरंत बाद प्याज को छप्पर या पेड़ की छायादार स्थान में रखें, क्योंकि खुदी हुई प्याज पर केवल 2 घंटे तक सीधी धूप लग जाने से ही इसकी भंडारण क्षमता कम हो जाती है। अतः सुखाने हेतु प्याज को छायादार स्थान में फैला दें, ढेर कदापि न लगाएं। सूखने के बाद खुली गर्दनी से लगभग 1 इंच से हंसिया की सहायता से काट दें। क्षतिग्रस्त एवं विभिन्न आकार की गांठों को छांट कर अलग कर दें तथा अच्छी गांठों को 15 दिन तक छायादार स्थान में सुखाएं। इस सप्ताह के ऐसे संभावित मौसम में सभी प्रकार के पशुओं को छायादार स्थान में बांधें। सूखे चारे में हरा चारा बराबर मात्रा में मिलाकर खिलाएं। 3 बार स्वच्छ पानी पिलाएं। दूध वाले पशुओं को 2 बार नहलाएं। दूध देने वाली भैंस को दिन के समय नजदीकी नदी या तालाब के पानी में लेटने दें। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने में लगभग 1 माह शेष है। अतः पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं में फैलने वाली विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु इस समय उचित टीकाकरण कराएं। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है त्रकालपुर जिला बलिया के कृषक शुभ बिसेन ने। यह दुधारू पशुओं में होने वाले थनैला रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शुभ बिसेन जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि हमारे सभी पशुपालक दुग्ध उत्पादन के लिए पशु पालते हैं कि हमारा पशु अच्छा दूध दे। किसान भाई, आप देखते होंगे कि समय समय पर आपके पशुओं में थनैला बीमारी हो जाती है, मैस्टाइटिस जिसको कहते हैं। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। ये रोग विषाणु और फफूंदी द्वारा होता है। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता।
आइए अब जानते हैं कि आखिर ये रोग पशुओं को कैसे होता है और इसे आप कैसे पहचानेंगे। जो थनैला बीमारी है, जब पशुपालक भाई देखेंगे कि पशुओं को जहां उन्होंने बांध के रखा है वहां पर जो गोबर कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, अगर गंदगी ज़्यादा है उसमें जब पशु बैठता है तो बैठने की वजह से जो टीट कैनाल हैं उनके छिद्र खुल जाते हैं प्रेशर से, और जो भी जीवाणु हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद फिर उसमें वो बीमारी पनपती है और मैस्टाइटिस बीमारी हो जाती है। थनैला बीमारी में देखेंगे तो जब दूध निकालते हैं तो हल्का हल्का सा फ्लेक्स टाइप के दूध में आएंगे, या दूध में रक्त की कणकाएं भी आ सकती हैं, जिससे शुरुआती दौर पे पहचान कर सकते हैं कि हमारा पशु थनैला रोग से पीड़ित तो नहीं है। ऐसे पशुओं में दुग्ध का उत्पादन भी घट जाएगा। पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहां पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में एक बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं। दूध दोहने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोएं। इतना करने के बावजूद यदि पशु में ये रोग आ जाए तो इसका इलाज आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। तो ऐसे पशुओं के बचाव हेतु जो बाजार में दवा उपलब्ध है, जो इंट्रा मेमोरी थन में ट्यूब आते हैं भरने के लिए, तो वो भरे जाएंगे। साथ में कुछ एंटीबायोटिक भी लगाई जाएंगी, और ये 2 या 3 दिन लगाने के बाद कुछ दवाएं आएंगी जो लिक्विड में हैं या बोलस फॉर्म में हैं, जिसमें विटामिन ई, सेलेनियम आदि के घोल या दवा बराबर देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो टिश्यू खराब हुए हैं, जो कोशिकाएं खराब हुई हैं, जो दुग्ध बनाती हैं, वो रीजनरेट हो जाएंगी, वो कोशिकाएं नई बन जाती हैं और धीरे धीरे वो बीमारी खत्म हो जाती है। और मैस्टाइटिस बहुत ही खराब बीमारी है, जिसकी वजह से हमारे पशुपालक भाइयों का काफ़ी धन की हानि होती है। तो सही से रख रखाव करें, और पशुपालक भाई अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो अधिक दुग्ध उत्पादन अपना लेंगे और पशुओं से थनैला बीमारी से बचा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की नर्सरी डालने से पूर्व और नर्सरी डालते समय बरती जाने वाली सावधानियां। भारत सरकार द्वारा किसान के हित में लागू की गई नई फसल बीमा योजना। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।